नमस्कार। आज की क्लास हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऊपर है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में आज की क्लास में हम यह जानेंगे कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हम किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, कब मृत्यु कारित नहीं कर सकते किंतु अन्य क्षति उसको पहुंचा सकते हैं। इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाता या किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वह क्षम्य माना जाएगा? क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सिर्फ शरीर के प्रति है? क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम केवल अपने शरीर के लिए कर सकते हैं या अपने अन्य सगे संबंधियों, मित्र, नातेदारों के प्रति भी कर सकते हैं? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में आज हम सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी देश कितना भी साधन संपन्न क्यों न हो, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक के लिए सदैव तत्पर रहे और सदैव उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसलिए लगभग प्रायः सभी देशों में लगभग सभी नागरिकों को यह एक मूलभूत अधिकार प्रदान किया जाता है कि अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जब लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसी स्थिति में वह स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। यह अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहलाता है। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अपनी सुरक्षा के लिए सभी युक्ति युक्त उपाय कर सकता है। भारत में भी भारतीय दंड संहिता में यह व्यवस्था की गई, यहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग के अंतर्गत अपने शरीर एवं अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में व्यवस्था की गई है। यह धारा 96 से लेकर 106 तक लागू होता है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने एवं अन्य व्यक्ति के संपत्ति एवं शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए वह प्राइवेट प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है। इसे ही हम प्राइवेट प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके अंतर्गत धारा 96 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। धारा 97 यह बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन मामलों में प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर के विरुद्ध किए गए अपराधों में प्राप्त होंगे और संपत्ति के विरुद्ध यदि कोई अपराध होते हैं तो उसमें केवल 4 श्रेणियां ऐसी बताई गई हैं जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। पहला चोरी के मामले में, दूसरा लूट के मामले में, तीसरा रिश्ती के मामले में और चौथा आपराधिक अत्याचार के संबंध में। ऐसे 4 अपराध हैं, यदि संपत्ति के विरुद्ध किए जाते हैं तो इनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब यह भी प्रश्न आता है कि यदि डकैती है तो उन मामलों में क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा? तो इसमें यह उल्लेख करना उचित है कि डकैती भी एक प्रकार का लूट है। जब लूट 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है तब वह डकैती कहलाती है। अर्थात डकैती के लिए भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। आपराधिक अत्याचार के लिए यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार गृह अत्याचार पर भी होगा, गृह भेदन पर भी होगा, रात्रौ गृह भेदन पर भी होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके तमाम एक्सटेंसिव रूप में इस अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 97 शरीर एवं संपत्ति दोनों के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में अधिकारों के प्रयोग की अनुमति देता है। यह स्वयं के लिए
तथा अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या केवल एक स्वस्थ व्यक्ति के ही विरुद्ध होता है? यदि कोई विकृत व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति, इंसेंस व्यक्ति हमारे विरुद्ध अगर आक्रमण करता है तो क्या हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? क्योंकि भारतीय दंड संहिता में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई विकृत व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, या 7 वर्ष से नीचे का शिशु यदि कोई क्राइम करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऐसे कार्य के प्रति क्या किसी व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? तो यहाँ धारा 98 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि विकृत व्यक्ति एवं बालकों के प्रति भी यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होगा, इसके संबंध में धारा 99 में व्यवस्था की गई है। यदि जब लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक प्रयोग कर रहा हो, जिससे व्यक्ति को घोर उपहति या मृत्यु कारित होने का भय उत्पन्न नहीं होता है, उन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह संरक्षण केवल लोक सेवक को ही नहीं बल्कि लोक सेवक के निर्देश के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों को भी लागू होती है। अर्थात लोक सेवक के आदेश से यदि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक कार्य करता है तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि वह कार्य ऐसा हो जिससे मृत्यु या घोर उपहति होने की आशंका न हो। यदि मृत्यु या घोर उपहति होने की आशंका है, उस मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग तब भी नहीं किया जा सकता जब लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त की जानी सुलभ हो। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पास इतना पर्याप्त समय है कि वह लोक प्राधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकता है और उसे अपनी सहायता के लिए बुला सकता है और उसकी सहायता हो सकती है, ऐसे मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को उतनी ही अपहानि पहुंचाई जा सकती है जितना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 यह बताती है कि शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक का होता है। अर्थात ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसे 6 अपराधों का उल्लेख धारा 100 के अंतर्गत किया गया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। इसमें पहला है कि यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं करता है तो उसका संभाव्य परिणाम उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। अर्थात अपने विरुद्ध मृत्यु की संभावित घटना को टालने के लिए वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते हुए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। यदि घोर उपहति की आशंका हो तब भी इस प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग मृत्यु कारित करने तक होता है। बलात्संग के मामलों में और प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के संबंध में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग मृत्यु कारित करने तक होता है। व्यपहरण और अपहरण से बचने के लिए भी कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, या किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध यदि किया जाता है तो उस मामलों में भी यदि उसको ऐसी संभावना है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग इस स्तर तक नहीं किया गया तो उसे लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं होगी और वह उसी परिरोध में पड़ा रहेगा। इसके उपरांत हम देखते हैं कि 2013 में भारतीय दंड संहिता में एक संशोधन करते हुए 7वां उपबंध यह जोड़ा गया कि यदि कोई तेजाब का प्रयोग किसी
अन्य व्यक्ति के विरुद्ध करता है तो उस तेजाब के हमले से बचने के लिए अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल ऐसे 7 मामले हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शरीर के विरुद्ध किए गए अपराधों में हमलावर के विरुद्ध आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। धारा 101 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अन्य मामलों में मृत्यु के अलावा अन्य उपाय किए जा सकते हैं। यह उपाय धारा 99 के निर्बंधों के अधीन होंगे, अर्थात लोक सेवक जब पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो और उससे घोर उपहति और मृत्यु कारित होने की संभावना न हो, उन मामलों में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। लोक प्राधिकारी की अगर आपको सहायता प्राप्त करने का अवसर है, उन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये निर्बंधन 100 पर भी लागू हैं और 101 पर भी लागू हैं। 102 में यह बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब उत्पन्न होता है और कब तक बना रहता है, अर्थात आप उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कब से अहरित हो जाते हैं, कब से एलिजिबल हो जाते हैं और कब तक एलिजिबल रहते हैं। तो इसके संबंध में यह बताया गया है कि जब ऐसी हमले की युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है, तब से लेकर ऐसे आशंका के विद्यमान होने तक के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। तब तक यह अधिकार बना रहता है। जब से आशंका उत्पन्न होती है तब से शुरू होती है और जब तक आशंका विद्यमान रहती है तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था धारा 102 में की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 यह उपबंधित करती है कि संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों में या फिर उसके विरुद्ध किए गए हमलों में कब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत 4 ऐसे प्रावधान किए गए हैं। जब संपत्ति के विरुद्ध यदि कोई अपराध करता है तो आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर धारा 99 का निर्बंध लगा रहेगा। तो ऐसे 4 मामले कौन कौन से हैं? उसमें पहला है लूट के मामले और दूसरा है रात्रौ गृह भेदन के मामले। तीसरा मामला है कि अग्नि द्वारा रिष्टि यदि की जाती है और वह रिष्टि निवास स्थान की जाती है या उस स्थान की जाती है जहां संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है, कोई निर्माण किया गया है, कोई तंबू का निर्माण किया गया, उसके अंतर्गत यदि अग्नि द्वारा कोई रिष्टि की जाती है तो उन मामलों में मृत्यु कारित करने तक का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार के मामलों में यदि संभाव्य परिणाम मृत्यु हो तब ऐसे मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग मृत्यु कारित करने तक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 103 धारा 100 के सहवर्ती ही है। धारा 100 में शरीर के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में मृत्यु कब क्षम्य होता है यह व्यवस्था की गई है और धारा 103 में संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित कर दी जाती है तब वह मृत्यु या वह हत्या कब क्षम्य होता है, यह धारा 103 बताती है। धारा 104 यह बताती है कि अन्य मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कब हो सकता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि अन्य मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग मृत्यु के अलावा अन्य उपहति कारित करने तक की जा सकती है, अर्थात हमलावर को अन्य प्रकार से दंडित किया जा सकता है, लेकिन यह भी धारा 99 के निर्बंधों के अधीन होगी। इसके अलावा धारा 105 में यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिकार का प्रयोग
कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब से प्रारंभ हो जाता है जब से ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि संपत्ति को कोई जोखिम है। और कब तक बना रहता है, इसके संबंध में अलग अलग व्यवस्था की गई है। चोरी के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक चोरी की गई संपत्ति पुनः प्राप्त न कर ली जाए या पहुंच से बाहर हो जाए या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त हो जाए। उस समय तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के मामले में बना रहता है। लूट के मामले में यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक लूट के संबंध में मृत्यु या उपहति कारित होती रहती है। तत्काल मृत्यु और उपहति का भय रहता है, तब तक लूट के संबंध में यह अधिकार बना रहता है। आपराधिक अतिचार और रिश्ती के मामले में तब तक यह अधिकार प्राप्त होता है जब तक ऐसा आपराधिक अतिचार और रिश्ती होते रहती है, और जब यह समाप्त हो जाती है तो यह अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे यह भी बताया गया है कि गृह भेदन के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक गृह अतिचार चालू रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके आगे हम धारा 106 में यह देखते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि किसी निर्दोष व्यक्ति के जाने का यदि संभावना है तो क्या उस समय भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके संबंध में उत्तर सकारात्मक है, अर्थात उस समय भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जब किसी निर्दोष व्यक्ति के जान का खतरा हो। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता में प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यदि आप इसका अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आकस्मिक परिस्थितियों में अपनी रक्षा के लिए आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इस चीज़ का ज्ञान आपको भली भांति हो जाएगा। उम्मीद है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में दिए गए इस जानकारी से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि इसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इसी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग हर छोटी बड़ी बातों को सम्मिलित करते हुए इसको बनाया गया है, और यदि आप इसको समझ लेते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह क्लास आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी। इसी तरह के अन्य क्लास से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को आप ऑन कर लें। इसे आप अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके मित्रों का भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में ज्ञानवर्धन होता रहे। नमस्कार।